Hello everyone, welcome back to E-Takshila classes. My name is Vasundhara and today we are going to start with the second part of nouns. तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने नाउन्स की डेफिनेशन, उसके वेरियस टाइप्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया. फॉर एग्जांपल जेंडर, नंबर एंड ऑल्सो द केसेस ऑफ नाउन्स, राइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट रूल्स ऑफ नाउन्स. क्यों इम्पॉर्टेंट है रूल्स हमारे लिए? रूल्स की वजह से ही हमें पता लगता है कि क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करना कैसे. ठीक है, तो फर्स्ट रूल हम पढ़ते हैं और मैं एग्जाम्पल साथ साथ देती रहूँगी ताकि आपको ये क्लियरली समझ आ जाए. सो द फर्स्ट रूल सेज there are certain nouns that are always used in a plural form and they cannot be used as singular. ठीक है, तो अब हमारे पास वर्ड्स होते हैं जैसे ट्राउजर्स. आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे कि माई ट्राउजर इज अ लिटिल लूज. आप क्या बोलोगे? माई ट्राउजर्स आर. माई जीन्स इज ब्लू इन कलर और माई जीन्स आर ब्लू इन कलर. स्नीकर्स, सिजर्स, ये हमेशा एस के साथ यूज होते हैं. ठीक है. स्पेक्टिकल्स, स्टॉकिंग्स, शॉर्ट्स, क्लोथ्स, गुड्स, प्रेमिसेस, थैंक्स, इन सब के पीछे एस लगाना ज़रूरी होता है. आप कभी थैंक नहीं बोलोगे. ठीक है. स्पेक्टिकल नहीं बोलोगे क्योंकि मीनिंग चेंज हो जाता है. स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल्स के मीनिंग में भी फ़र्क है. सो वन एस कैन मेक और ब्रेक एन एंटायर डिफरेंस. नाउ some nouns do take s or es but they act as singular and always take a singular verb. देखो, सीनरी का कभी भी कोई प्लूरल नहीं होता. सीनरी आप कभी भी देखो यहाँ पे रेबीज, डायबिटीज, मम्स, मीजल्स, न्यूज, मिसचीफ, देयर आर सर्टेन जो हमेशा ये एस के साथ लगते हैं लेकिन ये रहते हमेशा सिंगुलर है. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, आप हमेशा क्या बोलते हो? मैथमेटिक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट. भले ही उसके पीछे ऐसा लग रहा हो बट यू नीड टू नो कि ये प्लूरल नहीं है, ये सिर्फ इसका नाम है. ये एग्जाम्पल एक एक्सेप्शन है, इसको छोड़ दो. आप यहाँ से देखना. रेबीज, डायबिटीज़, मम्स, मीजल्स, न्यूज़, मिसचीफ, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इनिंग्स, ये हमेशा एस और एस के साथ ही लगता है बट ये होते सिंगुलर है. राइट. नाउ सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन अ प्लूरल फॉर्म. देखो, आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे चिल्ड्रन इज या पुलिस इज. पुलिस के साथ हमेशा आर. ये कॉमन कंफ्यूजन है जो स्टूडेंट्स को लगता है. अगर सिंगल पुलिस होगा तो वो पुलिस मैन होगा. पुलिस इज ऑलवेज लाइक अ ग्रुप, राइट. तो पुलिस आर डूइंग देयर जॉब, पीपल आर स्टडिंग. वाई इज बैक्टीरिया प्लूरल? बिकॉज द सिंगुलर फॉर्म इज बैक्टीरियम. उसी तरीके से क्राइटेरिया भी प्लूरल है, उसका सिंगुलर क्या है? क्राइटेरियन. मीडियम का प्लूरल है मीडिया. एजेंडम का प्लूरल है एजेंडा. ठीक है, तो आप देखो कि कुछ जो आप शुरू से पढ़ते आ रहे हो वर्ड्स, उनके सिंगुलर प्लूरल कितने अलग है. क्राइटेरियन इज क्राइटेरिया आर, मीडियम इज मीडिया आर, एजेंडम इज एजेंडा आर. तो ये आप एक डिफरेंस जो है वो डिस्टिंग्विश कर सकते हो. ठीक है. सम अनकाउंटेबल नाउन्स, फोर्थ रूल से सम अनकाउंटेबल नाउन्स आर सिंगुलर एंड दे ऑलवेज टेक अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब. का मतलब ये हेयर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीन, ये हमेशा सिंगुलर रहते हैं. आप कभी भी एडवाइसेस नहीं पढ़ोगे, इंफॉर्मेशंस नहीं पढ़ोगे. अगर आपको इसको प्लूरल में लिखना भी, आप क्या लिखोगे? पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन. राइट. वी हैव गॉट न्यू मशीनरी फॉर आवर फैक्ट्री. ही हैज़ अ लॉट ऑफ स्टेशनरी. वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ फर्नीचर, नॉट फर्नीचर्स. राइट. उस तरीके से पोइट्रीज भी कुछ नहीं होता, तो इनका कभी भी कोई प्लूरल नहीं होता. न्यूज़ न्यूज़ ही रहता है अपने प्लूरल फॉर्म में भी. राइट. और इनके साथ लगता भी इज या वॉज है. करेक्ट. नेक्स्ट अगर हम बात करें डियर, शीप, आपने सुना होगा कि इनका कभी भी कोई प्लूरल नहीं होता. डियर का डियर ही रहता है. राइट. शीप का शीप ही रहता है. ऑफस्प्रिंग का भी ऑफस्प्रिंग ही रहता है. ये कुछ कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद ही रखनी पड़ेंगी. राइट. तो आप 5 रूल्स तक देखो, आपको थोड़ी चीज़ें टफ लग सकती हैं बट वंस यू रीडिंग देम यू विल अंडरस्टैंड दैट दे आर प्रीटी मच वेरी इजी. नाउ कलेक्टिव नाउन्स के बारे में आई टोल्ड यू वन थिंग एंड आई होप कि आपने जो मैंने आपको काम दिया था, होमवर्क की तरह दिया था, वो आपने कर लिया होगा. ठीक है.
तो कलेक्टिव नाउन्स के बारे में मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि दे आर ऑलवेज सिंगुलर, बट देयर इज़ वन एक्सेप्शन विच इज़ कि अगर ये लोग मिलके कोई काम कर रहे हैं तो इनके साथ हम इज या वॉज लगाते हैं क्योंकि ये सिंगुलर है। लेकिन अगर ये दो में डिवाइड हो गए, मान लो जैसे द जूरी मेड इट्स डिसीजन यूनानिमसली, एक जूरी में बहुत सारे मेंबर्स हैं पर जूरी तो एक है, जूरी तो एक ही है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, द जूरी इज डूइंग इट्स जॉब। अब इसी जूरी के मेंबर्स में अगर येस और नो में डिवीजन हो जाए तो ये क्या बन जाएंगे, अलग अलग। तो हम क्या बोलेंगे, द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे दो पार्टीज बन गई हैं जूरी में। वैसे पार्लियामेंट आर नॉट टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, इसका मतलब पार्लियामेंट में दो टाइप के डिसीजन जो है वो बन रहे हैं, येस वाला एक नो वाला। अब यहाँ पे क्या हम लगाने लग जाएंगे, आर। सो व्हेनेवर कलेक्टिव नाउन इज परफॉर्मिंग टुगेदर, whenever they are acting as a singular basically singular entity, you'll keep them as singular, but if they are taking decision differently, then you will take them as a plural noun. Okay, so you can read the next two sentences as well. The team has given a remarkable performance, they are acting collectively. The team is fighting like street boys, not acting collective, so it is would be replaced by are if they are fighting among themselves. Okay, it depends on the context of the sentence. Now yesterday I discussed a little bit of like in the last class I discussed a little bit about apostrophe. अब कभी भी किसी सेंटेंस में हम डबल apostrophe यूज नहीं, apostrophe मतलब ही है जब हम किसी चीज़ की ओनरशिप शो, किसी चीज़ जो है वो शो करते हैं। जैसे सी, अगर मुझे बोलना है कि ये मतलब राहुल का फ़ोन है तो आई विल से राहुल्स फ़ोन। दिस अपॉस्ट्रोफी एस, दिस कॉमा एंड दिस एस, इट शोज द फोन ऑफ राहुल। ये इसको लॉन्ग फॉर्म में हम ऐसा बोलेंगे, द फोन ऑफ राहुल, राहुल्स फोन। नाउ द प्रॉब्लम हियर इज दैट व्हेनेवर यू हैव एन एस, जैसे ज़रूरी नहीं है कि हर एक का नाम राहुल हो, किसी का नाम विकास भी तो हो सकता है, तो अब आप क्या बोलोगे, बोलने में तो आप यही बोलोगे दिस इज विकास फोन, बट यू विल जस्ट पुट एन अपॉस्ट्रोफी एंड यू आर गुड टू गो। अगर प्लूरल चीज़ों के लिए, जैसे अगर मुझे बोलना है ये बॉयज़ हॉस्टल है, अगर मैं ऐसे लिख रही हूँ इट मीन्स ये एक बॉय का हॉस्टल है। अगर मैं लिख रही हूँ बॉयज़ हॉस्टल सबका, तो बॉयज़ प्लूरल, जस्ट वन कॉमा एंड आई विल राइट बॉयज़ हॉस्टल, राइट। अगर मुझे लिखना है टीचर्स डे, तो सब टीचर्स का डे है ना, टीचर्स के बाद एक कॉमा अपॉस्ट्रोफी एंड डे, दैट्स इट। सो what does the rule number 7 say, that double apostrophe is not used। आप कभी ऐसा नहीं बोलोगे कि स्नेहा के फादर का कोट, सो यू विल नेवर से स्नेहा's father's coat, नो। ऑलवेज मेक श्योर कि जो ये वाली चीज़ है ना ये आगे आ जाए, द कोट ऑफ स्नेहा's father। अगर यहाँ पे हो कि ऋतुज फ्रेंड्स बुक, मतलब ऋतु के फ्रेंड की बुक, तो हम क्या बोलेंगे, द बुक ऑफ ऋतुज फ्रेंड। We will never use double apostrophe together in the same sentence, right? This rule is very important, and there are many questions that can arise from this particular concept. Rule number 8 says material noun never takes the in front of it। the का यूजेज जब हम आर्टिकल्स करेंगे और क्लियर हो जाएगा, बट फॉर नाउ आप ये याद रखो कि कभी भी आप ऐसा नहीं लिखोगे कि माई रिंग इज मेड ऑफ द गोल्ड, ये गलत है, ठीक है। द मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, दैट्स इट। द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर, ये फिर भी सही है। क्यों? अब मैं क्या कह रही हूँ कि भाई जो मेरी रिंग का पर्टिकुलर गोल्ड है दैट इज प्योर। यहाँ इसको मैं मटेरियल नाउन की तरह यूज कर रही हूँ, बट आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ गोल्ड, राइट। सो आई कैन यूज द, बट जब मैं ये बोल रही हूँ माई रिंग इज मेड ऑफ द सिल्वर, राइट, ये गलत है। द फर्नीचर इज मेड ऑफ द वुड, नो, फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड। The wood used in my furniture is of very supreme quality, that is still correct। Now we are talking about something particular, तभी मैं आपको कह रही हूँ ये आर्टिकल्स में आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी द वाले कॉन्सेप्ट की, ठीक है। अभी के लिए याद रखो कि कभी भी आप मटेरियल नाउन के साथ द नहीं लगाओगे। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नेवर यूज्ड इन प्लूरल। आपने कभी भी ऑनेस्टीज या आपने कभी ट्रूथ्स या काइंडनेसेस नहीं सुना होगा। क्यों? बिकॉज इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दे कैन नेवर बी प्लूरल, दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है।
ये मैं आपको अभी रूल बता चुकी हूँ. व्हेन एनी वर्ड इज एंडिंग विद एस, तो जो अपोस्ट्रोफी का कॉमा है ना वो एस के बाद आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो विकास कार, नो ये क्या बने, विकास के जस्ट बाद एक, जहाँ भी देखो एस आ जाए उसके बाद आपको अपोस्ट्रोफी और एस लगाने की जरूरत नहीं कटे, जस्ट पुट एन अपोस्ट्रोफी एंड इट विल बी डन. सो विकास कार इज इनकरेक्ट, इट विल जस्ट बी one apostrophe and that would be the correct answer. Okay, now apostrophe is used with living things and never with non-living things. This is one essential fact that you need to know. मान लो अगर आपके पास दो सेंटेंसेस हैं, have a look. The room's roof is leaking. The room's roof is leaking. इसका मतलब क्या है, घर की छत. अब रूम जो है ना ये एक नॉन लिविंग थिंग है एंड सो इज रूफ. तो आप यहाँ ये गलत है, आप ऐसा नहीं बोल सकते. आप क्या बोलोगे, द रूफ ऑफ द रूम. आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि द आर्म्स चेयर इज ब्रोकन, द चेयर ऑफ द आर्म, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँगी कि प्रियाज फोन इज मिसिंग, ये करेक्ट है. क्यों? क्योंकि ये एक लिविंग बीइंग है, प्रिया एक लिविंग बीइंग है, उसके साथ हम अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं. अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है, दैट वाइल कंपेयरिंग, अगर हम मान लो दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे बिल्डिंग्स रूफ इज हायर देन दैट ऑफ द होम्स रूफ या हाउसेज रूफ. अब ये सही है, चाहे बिल्डिंग और होम ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, बट जब हम, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं दो चीज़ों का, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट बनाने के लिए यहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के साथ. बस इतना सा पॉइंट याद रखो कि अपोस्ट्रोफी इज ऑलवेज यूज्ड विद लिविंग थिंग्स, नेवर विद नॉन लिविंग थिंग्स, एक्सेप्ट कंपैरिजन. जब आप कंपेयर कर रहे हो तो सेंटेंस को हमें इतना लेंथन नहीं करना, वी हैव टू मेक इट ब्रीफ एंड दैट इज वाई वी कैन डेफिनेटली पुट अपोस्ट्रोफी. ठीक है, रूल नंबर 13 को भी हम स्किप करते हैं, ये मैं आपको कराऊंगी प्रोनाउंस के टाइम पे. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. नाउ हियर एन स्टैंड्स फॉर नाउन, HV स्टैंड्स फॉर हेल्पिंग वर्ब, S स्टैंड्स फॉर सिंगुलर एंड P स्टैंड्स फॉर प्लूरल. राइट, तो कभी भी अगर ऐसा हो कि ईच एवरी वन आ जाए, ईच बॉय इज busy, every girl is busy, one student is studying. कभी भी अगर each every इनका मतलब ही क्या होता है, एक, हर एक. राइट, तो इसके साथ ऑब्वियसली नाउन भी सिंगुलर लगेगा. वन स्टूडेंट्स तो नहीं बोल सकते, ईच स्टूडेंट्स नहीं बोल सकते. ईच के साथ स्टूडेंट्स कब लगेगा, जब बीच में ऑफ द हो, मतलब इन स्टूडेंट्स में से हर एक. ठीक है, तो कभी भी बिना ऑफ द के आप हमेशा क्या लगाओगे इसके साथ, सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब. जैसे ईच बॉय इज बिजी, एवरी गर्ल इज बिजी, वन स्टूडेंट इज बिजी. ठीक है, अब बात आती है अगर यहाँ पे ऑफ द लग जाए तो क्या चेंज आएगा. देखो, नीदर ऑफ द बॉयज, नीदर का मतलब होता है कोई भी नहीं, तो ऑब्वियसली दो तीन लोगों में से, वैसे तो दो के साथ यूज होता है नीदर और इधर, तो मतलब दो में से कोई भी नहीं. अब दो के लिए आप क्या यूज करोगे, बॉय या बॉयज, ऑब्वियसली बॉयज. सो नीदर ऑफ द बॉयज, लेकिन है तो कोई भी नहीं जिसको हम पिक कर रहे हैं, हम क्या लगाएंगे, इज. सब्जेक्ट तो हमारा नीदर है, मतलब कि नीदर हो रही है. ईदर ऑफ द बॉय होगा या बॉयज होगा, बिल्कुल बॉयज होगा. कैसे, क्योंकि ईदर हमेशा टू के लिए यूज होता है, टू इज वन से तो बड़ा ही है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ईदर ऑफ द बॉयज इज. वन ऑफ द बॉयज, बहुतों में से कोई एक, वन ऑफ द बॉय नहीं, बॉयज में से कोई वन, सो वन ऑफ द बॉयज अगेन इज, क्योंकि है तो वन. ईच ऑफ द बॉयज इज, बट क्या है, अब ऑल बोल रहे हैं, ऑल वन से ज्यादा होगा तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, आर. ऑल ऑफ द बॉयज आर, या फिर ऑल द बॉयज आर. कुछ नहीं है, इसको इतना आपने इस पैटर्न में अगर नहीं याद रखा जाता तो आप अपने एक सेंटेंसेस बना लो, एग्जाम्पल्स क्रिएट कर लो. ठीक है, आपको इसको याद रखना जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा. ठीक है जी, 15th रूल भी हम प्रोनाउंस के साथ ही करेंगे बिकॉज ये थोड़ा सा उससे ही रिलेटेड है.
Now whenever you have this particular situation, which is there is a noun, there is a preposition and there is a noun. preposition क्या होता है, एक हिंट दे देती हूँ, जैसे in, on, at, under, इस टाइप की चीज़ें. तो कभी भी हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ships after ships are sailing. ये देखो, ये दो nouns है, things हैं दोनों, बीच में preposition है. हम क्या बोलेंगे, ये always singular होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, ship after ship is sailing. Ship after ship is sailing. I went from doors to doors. No, I went from door to door. Noun, preposition, noun, दोनों noun क्या होने चाहिए, singular होने चाहिए. अब अगर मैं बात करूँ कि मान लो I have read this book pages by pages, ये गलत है, क्या होगा, page by page. क्लियर? तो आपको क्या याद रखना है कि नाउन, प्रेपोजिशन और नाउन में नाउन हमेशा सिंगुलर होना चाहिए. राइट. एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कभी भी आपको इस तरीके का वर्ड दिखे या फ्रेज दिखे, मैनी अ, देखो अ यूज़ होता ही आर्टिकल लाइक सिंगुलर चीज़ों के लिए, तो इसके बाद जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा और जो वर्ब है वो भी सिंगुलर होगा. तो आप क्या लिखोगे, मैनी अ बॉय इज ऑनेस्ट. मैनी बॉयज आर ऑनेस्ट, ठीक है, मैनी अ बॉय इज ऑनेस्ट. अ लगा हुआ है तो याद रखो ये भी और ये भी दोनों सिंगुलर रहेंगे. ये वैसे आपको आगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में भी आएगा. राइट. जो हमारा लास्ट रूल है, ये एक पूरी लिस्ट है जो आप खुद पढ़ोगे, मैं आपको बता देती हूँ ये है क्या. कई नाउन्स में whenever you add s to them the meaning changes. Now force means strength, ताकत, but forces means army. Like when we say that the Indian forces are fighting at the border, so forces is troops, army. Similarly wood is timber, wood is your लकड़ी, and woods का मतलब होता है forest. He was traveling in the woods. arm का मतलब होता है your body part, your organ, but what is arms? It means weapons, right? That they have stored a lot of arms. pain मतलब होता है एक, like when you have a pain somewhere, दर्द. but pains क्या होता है, effort या trouble, like I have taken great pains to clear this exam, right? So basically you have one noun, whenever you add s or es, it changes the whole meaning of the word. You get a completely new word. Like good का मतलब अच्छा होता है, but when you add s to it, goods का क्या मतलब होता है, सामान, right? So that is the difference. This is a whole list. There are so many words. You can read them, and if you have any doubts, you can drop it down in the comment section below. So let us start by doing some PYQs. So this was a question in CDS 2013. When my friends came to visit us at the railway station, they left some of their luggages. Now if you see carefully, you know that there is no such word as luggages. It is always luggage. So where is the error? Error is in C. ठीक है. Everybody was trying to shake hand with the minister. Now you don't shake hand, you shake hands, because of course there are two involved, right? So everybody was trying to shake hands with the minister. That is why the error lies in B. News travel very fast today due to advancement in technology. Now most of you by now know that news is always singular. Singular के साथ हम is लगाते तो verb भी हमारा travel नहीं रहेगा, travels रहेगा. आपको पता होना चाहिए singular noun के साथ you always put verbs जिसके साथ s लगाओ. So error कहाँ है, A में. Radar equipments that is to be used for ships must be installed carefully. There is no such word as equipments. The word is equipment, right? तो error भी कहाँ है, A में. See, they're so simple. Recently I visited Kashmir and found the sceneries to be marvelous. No, there is no such word as sceneries. It is always scenery. It is always furniture, right? So the answer would be B. So with the help of these rules, I think you have been able to sort of understand the kind of questions that have come in the exam. And the final step of today's session, we'll move to the vocab valley, right? So what is impediment? Impediment का मतलब होता है कोई भी रुकावट, ठीक है, रास्ते में कोई भी obstacle, उसको बोलते हैं हम impediment. So that is a fancy word for obstacle or obstruction or resistance, or you can say hindrance or hurdle, you can say,
तो ये क्या होता है आपका इम्पेडिमेंट। ठीक है जी। एक्रीमनी क्या होता है? एक्रीमनी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से देयर इज अ सेंस ऑफ एक्रीमनी बिटवीन द टू फ्रेंड्स, बिटरनेस, मतलब जैसे दो लोगों के बीच में अच्छे रिलेशंस ना हो, बिटरनेस हो या थोड़ी सी हॉस्टिलिटी हो, ज़्यादा पीसफुल ना हो चीज़ें, तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्रीमनी। ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दीज वर्ड्स इन योर डेली कॉन्वर्जेशंस और इन योर डेली लाइफ सो दैट you easily get to learn them. Okay, now what is intricate? Sometimes when you look at a piece of fabric, you always say that इस पे जो embroidery है that is very intricate. What does it mean? It means very detailed, complex, complicated, right? That is intricate. Now placid word comes from peace, तो something which is very peaceful और calm, उसको हम placid बोलते हैं. ठीक है. The view near the valley was quite placid, so it was quite calm, right? So these are the 4 words that you can learn for today. Okay, and I hope that you have understood the rules, and this was a revision, quick revision of all the rules, because we have done this before as well. So thank you so much everybody. I'll meet you next time with a chapter on pronouns, and I think once we are done with pronouns, we'll also move to different chapters, and we'll also move to different set of questions that you can expect in your exam, right? So thank you so much everybody. I'm going to see you next time, and till then keep studying and keep preparing. Thank you.